एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। बिहार प्रीलिम्स का आप लोगों का जो एग्जाम हुआ है और आप सब लोगों ने एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख लिया होगा या बहुत सारे अदर सोर्सेज हैं जहां से आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ पता चला होगा और आप सब अपनी मेंस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। यहाँ पे लॉ के सब्जेक्ट के लिए मैं आपके साथ एक मॉडल आंसर यहाँ पे आज शेयर करने जा रही हूँ। जो आंसर के इंपॉर्टेंट टिप्स हैं वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ एक वीडियो में। जिन लोगों ने नहीं देखा है उनको वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ये आपका लॉ ऑफ एविडेंस और प्रोसीजर का क्वेश्चन है जो 2018 के बिहार मेंस एग्जाम में पूछा गया था। मैंने ये सब्जेक्ट इसलिए यहाँ पे चूज किया है क्योंकि ये सब्जेक्ट कॉमन है सारे स्टूडेंट्स के लिए। बाकी आपके सब्जेक्ट्स जो है लॉ के यहाँ पे ऑप्शनल हो जाते हैं, जहां 5 में से 3 आपको चूज करना रहता है। तो ये क्वेश्चन जो है 2018 में पूछा गया था, उसी का मैं आंसर जो है आपके साथ यहाँ पे आज डिस्कस कर रही हूँ कि आप एक अच्छा आंसर कैसे लिख सकते हैं और मेंस में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कैसे कर सकते हैं। जो मैंने इंपॉर्टेंट टिप्स दिए थे आपको मेंस आंसर राइटिंग के रिगार्डिंग, वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा, वो आपके लिए भी उतना ही हेल्पफुल होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे। इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं 2-3 टिप्स यहाँ पे आपको और दे देती हूँ। पहली चीज, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, एक नहीं 2 बार पढ़िए कि क्वेश्चन में एग्जैक्टली पूछा क्या गया है, क्योंकि आपका आंसर जो है वो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। दूसरी चीज, आप यहाँ पे कोई भी कलरफुल पेन का यूज नहीं करेंगे। आप ब्लैक और ब्लू इनमें से ही कोई पेन यूज कर सकते हैं। ग्रीन, रेड, ऑरेंज, ये जितने भी कलर के पेन होते हैं ये आपको यूज नहीं करना है, इससे आपके मेंस में मार्क्स बहुत कम हो सकते हैं। तीसरी चीज है, आप आंसर में कटिंग जो है वो कम से कम करने की कोशिश करें। जहां पे आपने कट किया है या कोई चीज आपने गलत लिख दी है उसको कट किया है, इस चीज को कम से कम अवॉइड करिए। आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद में अपने आंसर का जो कंटेंट है वो एक ऑल ओवर अपने दिमाग में आप बैठा लीजिए कि आपको अपने आंसर में क्या क्या लिखना है वहां पे। तो इससे गलतियां जो हैं वो बहुत कम होती हैं। उसके बाद जो आपकी और इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि आप ये चीज जरूर देखें कि वो क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, क्योंकि उस मार्क्स के हिसाब से ही आपको आंसर लिखना है। अगर 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको वहां पे कितना आंसर लिखना है। अगर 15 है या 25 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है तो उसके हिसाब से आपके कंटेंट जो है वो वहां पे बढ़ जाते हैं। बिहार मेंस में जो आपको कॉपी मिलती है वो रूल्ड नहीं होती है। ये वाली कॉपी आप देख रहे हैं कि रूल्ड है, जहां पे मैंने ये आंसर लिखा है वहां पे आपको प्लेन कॉपी मिलती है। तो उसके हिसाब से, मार्क्स के हिसाब से जो आप है अपना आंसर वहां पे डिसाइड कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं। कंपैरेटिवली एग्जामिन द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे विद प्रोविजन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। अब रेस जेस्टे का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो भी मैं एक वीडियो में आपके साथ पूरा डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे मैं सिर्फ आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ में ये चीज शेयर करने जा रही हूं। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि यहाँ पे पूछा गया है कंपैरेटिवली एग्जामिन द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे। जो रेस जेस्टे का डॉक्ट्रिन है और इंडियन एविडेंस एक्ट में जो प्रोविजन है, यहाँ पे आपको उसको कंपैरेटिवली एग्जामिन करने के लिए बोला जा रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि उसके हिसाब से ही आपको यहाँ पे अपना आंसर लिखना है। अब मैंने आपको बताया था मेंस आंसर राइटिंग वाली टिप्स की वीडियो में कि इंट्रोडक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और इंट्रोडक्शन आप हमेशा जो है वो किसी ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट, किसी कोटेशन या कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट के साथ में शुरू कर सकते हैं। अब ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे है, इसका मैंने यहाँ पे एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ में इसको शुरू किया है कि ओरिजिनली जो है वो रेस जेस्टे का टर्म जो है वो रोमन्स ने यूज किया था और बाद में इसको अमेरिकन और इंग्लिश राइटर के द्वारा में डिस्क्राइब किया गया। ये जो टर्म है उसको आप देख सकते हैं, सब्सटेंसिव एंड प्रोसीजरल अमेरिकन जूरिस्प्रूडेंस एंड इंग्लिश लॉ। ये जो कॉन्सेप्ट है ये वहीं से आया है, इसलिए हम इसका यहाँ पे थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अपने इंट्रोडक्शन में लिख रहे हैं। उसके बाद से आप जो ये रेस जेस्टे का एक्सप्रेशन है, ये जो टर्म है, इसको आप यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हैं कि ये होता क्या है। एज अप्लाइड टू अ क्राइम मीन्स कंप्लीट ट्रांजेक्शन फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, शुरू से लेकर के लास्ट तक का, जब तक वो एक्ट होता है एक्यूज्ड का, उन सब के सारे ट्रांजेक्शन को ही हम क्या कहते हैं, रेस जेस्टे कहते हैं। पूरे कंप्लीट ट्रांजेक्शन को, जिसको हम कहते हैं एक चेन बनाना, सारे फैक्ट्स जो है वो मिलकर के एक चेन बना रहे हैं, वही आपका रेस जेस्टे होता है। वो आप डिटेल में वीडियो में देख लीजिएगा।
तो ये हमने यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन दिया 5 से 6 लाइन का। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा रेस्ट जेस्टे को ही इलेबोरेट कर सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जो मेन इवेंट्स के सराउंडिंग होते हैं और फेयरली वो कहीं ना कहीं मेन इवेंट के साथ में कनेक्टेड होते हैं, जिसको हम रेस्ट जेस्टे का पार्ट कहते हैं। रेस्ट जेस्टे का मतलब होता है थिंग्स डन इन द कोर्स ऑफ ट्रांजेक्शन, बट वो जो ट्रांजेक्शन है वो ये जो सारे फैक्ट्स हैं वो सेम ट्रांजेक्शन का ही पार्ट फॉर्म करने चाहिए। तो ये चीज जो है वो यहाँ पे हमने रेस्ट जेस्टे को थोड़ा सा और एलिबरेट कर दिया और आपका इंट्रोडक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ये चीज को आप यहाँ पे ध्यान में रखिए कि इंट्रोडक्शन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है आपके आंसर के लिए, क्योंकि जब भी आपका एग्जामिनर कॉपी साइन कर रहा होता है तो वो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन ही देखता है। तो वहीं पे आपके आंसर की भूमिका बन जाती है कि बच्चे को इस क्वेश्चन के बारे में नॉलेज है और वहीं पे जो है एग्जामिनर को लग जाता है कि आपका आंसर अच्छा है। तो मेन बॉडी कितनी भी अच्छी हो लेकिन इंट्रोडक्शन जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद हम आते हैं कि इंडिया में जो है एविडेंस एक्ट, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप ऐसा ही आंसर लिखें और इतना ही आंसर लिखें। अगर आपके पास यहाँ पे और भी कंटेंट है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन आप मार्क्स देख करके ऐड करिएगा कि आपके पास में 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और आपको टाइम मैनेजमेंट भी मेंस एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप पर क्वेश्चन पे कितने मिनट वहां पे दे रहे हैं। तो इन सब चीजों का बखूबी ध्यान रखें। अब हम इंडिया में आ जाते हैं कि रेस्ट जेस्टे जो वर्ड है वो डायरेक्टली इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रोविजन में आप नहीं देखेंगे, लेकिन सेक्शन 6, सेक्शन 7 और 8 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का वो रेस्ट जेस्टे के कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है। तो ये हमने यहाँ पे अब इंडियन एविडेंस एक्ट का इंट्रोडक्शन दिया क्योंकि वहां पे कंपैरेटिवली एग्जामिन करने को बोला गया था कि आप इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रोविजन से उसको कंपैरेटिवली एग्जामिन कीजिए। तो अब यहाँ पे हमने प्रोविजन सबसे पहले लिखा। दूसरी चीज, जब भी आप ये सेक्शन लिखते हैं तो उसके बाद ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 ये आपको यहाँ पे पूरा कंप्लीट लिखना है, एक्ट का नाम सबसे पहले जब आप लिख रहे हैं इस पैरा में। इसके बाद आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं हियर इन आफ्टर IEA या जो भी एविडेंस एक्ट, आप जो भी शॉर्टकट उसको देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन ये पूरा नाम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 आप लिखे, आधा ना छोड़े, सिर्फ सेक्शन लिख के ना छोड़े, एक्ट का नाम जरूर वहां पे लिखे। अब हम यहाँ पे सेक्शन 6 की बात करेंगे कि सेक्शन 6 है क्या। अब ये देखिए यहां से यहां तक आप देखेंगे तो ये बेयर एक्ट का लैंग्वेज है। कोई जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्टली जो बेयर एक्ट में लिखा गया है वही लैंग्वेज वहां पे यूज करें। आप इस पूरे को पढ़ करके अपनी लैंग्वेज में भी वो चीज वहां पे लिख सकते हैं। एग्जैक्टली बेयर प्रोविजंस को लिखना वैसे भी बहुत मुश्किल है कि आप उन सारे प्रोविजंस को रट्टा मारिए उसके बाद में लिखिए, तो ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं होता है कि आप सेम वही लैंग्वेज यूज करें। तो आप इसको यहाँ पे पूरा पढ़ के अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि सेक्शन 6 है क्या, आपके बेयर एक्ट में, इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 6 का प्रोविजन है क्या, वो आपने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया। अब द रूल ऑफ इफिशिएंट टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग वेदर अ फैक्ट फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन और एनदर इज। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में हमने देखा कि ट्रांजैक्शन की बात की जा रही है कि वो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट होना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम जो है वो सेम ट्रांजैक्शन को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी फैक्ट जो है वो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है कि नहीं है। इस चीज का रियल टेस्ट क्या होगा, ट्रू टेस्ट क्या होगा, वो अब हम यहाँ पे इसको इलैबोरेट कर रहे हैं। तो स्पॉन्टेनियस होना चाहिए वो चीज। तो ये चीज यहाँ पे सेम ट्रांजैक्शन के लिए जरूरी होती है। इसका मतलब कि वो एक दूसरे से ऐसे connected है as to constitute one continuous action and there should not be any interval which allowed fabrication। वहां पे कोई भी इंटरवल नहीं है जो फैब्रिकेशन अलाउ कर रहा है, वो इतना स्पॉन्टेनियस था और सब कुछ एक कॉन्टिन्यूअस एक्शन में हुआ, तभी हम उसको सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट बोलेंगे। देखिए सिर्फ ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए, वो सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट होना चाहिए। सेम ट्रांजेक्शन को मैंने अपनी वीडियो में काफी डिटेल में डिस्कस किया है, आप वहां पे उसको देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आप सिर्फ ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप आंसर, एक अच्छा आंसर कैसे लिख सकते हैं। इसके बाद से यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने केस लॉ पे। जो मेन आपका बॉडी होता है आंसर का, आपको केस लॉ वहां पे आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई भी क्वेश्चन में केस लॉज हैं तो आप जरूर कोशिश करिए कि वहां पे आप केस लॉज को मेंशन करें। लॉ के आंसर में ये बहुत जरूरी होता है, एटलीस्ट एक केस लॉ तो आपका जाना चाहिए। उसके अलावा अगर आप 2-3 डालते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लैंडमार्क जजमेंट डालते हैं तो ये और भी अच्छी बात है। और उसके साथ साथ आप
आप अगर कोई रीसेंट जजमेंट जानते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड तो रीसेंट जजमेंट को भी वहां पे जरूर मेंशन करिए। इससे आपके मार्क्स जो है वो जरूर 1-2 नंबर ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने केस लॉस जो है वो यहाँ पे डाल दिए। अब देखिए आप जो है केस लॉ को वो अंडरलाइन कर सकते हैं। ये हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे मैंने जो प्रोविजन था इंडियन एविडेंस एक्ट का उसको भी हाईलाइट किया था। तो ये सब आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं, लेकिन हर लाइन को जो है वो अंडरलाइन करना जरूरी नहीं होता है। जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आप उसको ही हाईलाइट करिए या अंडरलाइन करिए। अब यहाँ पे देखिए हमने 2 जजमेंट को यहाँ पे डाल दिया, एक कृष्णा कुमार मलिक वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का और सवल दास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का। अगर आपको ईयर याद है तो आप ईयर भी वहां पे मेंशन कर सकते हैं, इससे भी आपके आंसर जो है वो अच्छा दिखता है। तो ये जो है हमने यहाँ पे आंसर ये जो है आपका केस लॉ डाल दिया। अब देखिए ये पूरा एक पेज हो चुका था, अब हम दूसरे पेज पे हैं। दूसरे पेज में भी ये आधा हमारा हो चुका है। अब 15 मार्क्स में अगर आपके पास में A4 साइज से थोड़ा सा छोटा पेज है तो वहां पे 2 या 2.5 पेज जो है आपका आंसर सफिशिएंट होता है। एक चीज याद रखिएगा, बहुत ज्यादा मेंस एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट के रिगार्डिंग मैं आपको बता देती हूँ कि भले ही आप जो है वो ऐसा ना हो कि आप एक ही क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम दे दें और बाकी के क्वेश्चन आपके छूट जाएं। भले ही आपका एक आंसर थोड़ा सा छोटा हो जाए वो चलेगा, लेकिन आप आंसर सारे कंप्लीट करिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये नहीं कि आपने एक ही आंसर पे बहुत ज्यादा टाइम दे दिया, एक ही आंसर में आपने बहुत अच्छा लिख दिया, बहुत बड़ा लिख दिया और बाकी आपके लास्ट में जाते जाते 1-2 क्वेश्चन छूट गए। ये गलती कभी मत करिएगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमने यहाँ पे केस लॉ डाल दिए। अब हम आते हैं अपने कंक्लूजन पार्ट पे। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप इतना ही आंसर लिखें, अगर आपको यहाँ पे और केस लॉ पता है और भी कंटेंट है आपके पास में तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि जबरदस्ती का अपना आंसर कभी स्ट्रेच मत करिएगा कि आप एक ही सेंटेंस को बार बार घुमा फिरा करके वहां पे लिख रहे हैं, जानबूझ के आप जो है इलोबरेट उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके पास में यहाँ और कंटेंट है तो आप जरूर यहाँ पे और 3-4 लाइन ऐड कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसके कंक्लूजन पार्ट पे। तो अब कंपैरेटिवली एग्जामिन करने को बोला गया था। आपने पूरा प्रोविजन बताया रेस जस्टिस का, इंडियन एविडेंस एक्ट का पूरा प्रोविजन आपने बता दिया। अब जो है हम कंक्लूजन पे आते हैं कि सेक्शन 6 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का वो क्या है। तो ये आप यहाँ पे पूरा लिखते हैं कि फैक्ट विच आर सो कनेक्टेड विद फैक्ट इन इशू दैट दे फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन आर रिलेवेंट फैक्ट। ये आपका सेक्शन 6 में है। एंड द फैक्ट और इंसिडेंट will be relevant under this section if it is spontaneous, automatic and undesigned। ये हम यहाँ पे सेक्शन 6 का बता रहे हैं और ये बता रहे हैं साथ में कि जो रेस जस्टिस का कॉन्सेप्ट है वो वेल एस्टैब्लिश्ड है इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर, जो हमको देखने को मिलता है उसको अच्छे से यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड किया गया है। और साथ ही साथ हम ये भी बताते हैं कि द एडमिसिबिलिटी ऑफ डिक्लेरेशन और एक्ट एज पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन डिपेंड्स ऑन कॉन्टिन्यूटी ऑफ एक्शन एंड ऑल्सो प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम एंड पर्पज। आपका कभी भी लास्ट में जो है वो आंसर पढ़ के ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपका आंसर अभी अधूरा है, आप कुछ और कहना चाहते थे लेकिन आप कह नहीं पाए हैं। इसीलिए अपने आंसर को कंक्लूड जरूर करिए। कंक्लूजन जो है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका इंट्रो इंपॉर्टेंट है। ऐसा कभी भी नहीं लगना चाहिए कि आपका आंसर आधा अधूरा है, आप यहाँ पे और कुछ कहना चाहते थे, आप भूल गए हैं। तो उसको कंक्लूड जरूर करिए, ऐसा लगे कि आपका आंसर यहाँ पे खत्म हो गया है। तो ये मैंने आपके साथ में एक मॉडल आंसर डिस्कस किया है और ये बिहार स्पेसिफिक है। ये चीज भी आप याद में रखिएगा कि मैं ये बिहार के लिए स्पेशल जो है ये मॉडल आंसर बता रही हूँ। तो आई होप कि ये आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू।